श्रीनगर में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई है। ये मीटिंग पुलिस आईजीवी के बिरधी ने की और इसकी सदारत इस मीटिंग में बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान भी शामिल हुए। बता दें कि मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त करने को लेकर और कई इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मीटिंग के दौरान पुलिस ने कहा कि हालिया पाकिस्तान में बलूच के दौरा हमला किया गया, जिसके बाद वादी में भी सिक्योरिटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के सभी जिले में सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में दरअसल हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में पुलिस के सीनियर अफसरान शामिल हुए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अब सभी जिले में सिक्योरिटी बढ़ाने पर जोर है। दरअसल ये सिक्योरिटी बढ़ाने का मामला तब से जुड़ा है जब से पाकिस्तान के बलूच में हमला हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेने के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पर, इस सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये मीटिंग जो है 11 तारीख को हुई थी और जिसको लेकर रिव्यूज अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और जिस तरह से अभी करंटली हम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देख रहे हैं, ऑब्वियसली एक पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना हुआ है और उसकी कंटिन्यूटी के लिए जो है लगातार इस तरह की रिव्यू जो कंसर्न्स है जो है अभी करंटली लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी कहीं ना कहीं पे जो पाकिस्तान की सिचुएशंस अभी चल रही हैं, अगर चाहे हम बलूचिस्तान की ही बात करें, कहीं ना कहीं पे बॉर्डर्स को ज़्यादा जो एक अटेंटिव और अलर्ट मोड में रखने की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत जो है अभी महसूस हो रही है, जिसकी बेसिस पे कल से ही कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो है हाई अलर्ट जो है सिक्योरिटी के हवाले से कर दिया गया है। लेकिन इसको लेकर ऑन ग्राउंड लेवल पे किस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं, किन प्रिकॉशनरी मेजर्स को उठाने की ज़रूरत है या किस तरह से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन या उनको मेंटेन रखने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए। और ख़ासतौर पर जितने भी आला ऑफिसरान हैं इस मीटिंग में मौजूद थे, जिनको बताया गया कि आने वाले वक्त में वो किस तरह से जो करंट प्रिवेलिंग अगर हम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देखें, काफ़ी एक पीसफुल और एक खुशगवार माहौल जो चल रहा है, इसको और ज़्यादा कैसे मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किया जा सकता है, किन आइडेंटिकल जो लोकेशंस हैं, जो की ऐसी लोकेशंस हैं, उनको कैसे ज़्यादा सर्वेलेंस में रखा जा सकता है, किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड्स को इंटरनल और अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें तो दोनों लोकेशंस पे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए थे। जी, तो इस मीटिंग में सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशंस तो हुए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मीर कि पुलिस के आला अफसरान को ज़ाहिरी तौर पर यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर बात कही गई है इस मीटिंग में, लेकिन क्या कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास कि कहीं जम्मू कश्मीर में किसी जगह को निशाना बनाने की कोशिश में है आतंकवादी, और इसको लेकर कोई खुफिया खबर है पुलिस आलाकारों के पास? वेल देखिए, इस तरह की कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, ना अभी पुलिस की तरफ से शेयर की गई है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे इस तरह का कोई इंसिडेंट हो सकता है। इस तरह की कहीं पे कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे लेकिन ये कहीं ना कहीं मीर इस तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में घपला आतंकवादियों की तरफ से हो सकता है, और इसी को लेकर सिक्योरिटी एकदम से बढ़ाई गई है जम्मू कश्मीर में और लोगों को कई तरीके की एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए, टेररिस्ट हमेशा इस बात की फिराक में रहते होते हैं कि उनको कब मौका मिले, कब वो यहाँ की जो पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है, कब वो इसको डिस्टर्ब करने का कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करे। लेकिन लंबे समय से आप देखेंगे, अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें और प्रीवियस टाइम्स को जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिचुएशंस को कंपेयर करें, तो आपको एक आसमान ज़मीन का फ़र्क देखने को मिलेगा। जो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रिव्यू मीटिंग्स होती रही हैं, या इस तरह की अगर 11 तारीख की मीटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब इस तरह की मीटिंग्स जब कंडक्ट की जाती हैं तो इन सभी चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आपका एक कहीं ना कहीं भी जिस तरह से आपका अंदाजा है कि आप पर्टिकुलर कोई लोकेशन, ऐसी कोई लोकेशन के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन ओवरऑल लेवल पे जम्मू कश्मीर के पूरे सिक्योरिटी सिनेरियो को और मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर कहीं पे जिस तरह से हम हाई लेवल अलर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं पे ऑब्वियसली पुलिस के पास इस तरह के इनपुट्स हो सकते हैं जिनको, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में और कुछ जी मीर, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में और कुछ जानकारी है आपके पास तो जरूर शेयर कीजिए।
वेल देखिए, क्योंकि जो करंट सिचुएशन अभी बॉर्डर लाइंस पे चल रही है और जिस तरह से बलूचिस्तान का ये इंसिडेंट हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ऐसे जो शर पसंद अनासर है वो अपनी स्पेस निकालने की जरूर कोशिश करते हैं। और हम कॉइन के दो पहलू है, जहां पे हम टेररिस्ट एक्टिविटीज को देखते हैं, वहीं पे हम जम्मू कश्मीर के पीसफुल सिचुएशन को भी देखते हैं। तो दोनों चीजों को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे सभी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कर्ब करने की जरूरत है, वहीं पे यहाँ पे जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बन चुका है उसको भी मेंटेन रखने की जरूरत है। तो जहां पे हम एक पॉजिटिव साइड को देखते हैं, तो वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो अलर्टनेस है राउंड द क्लॉक अगर हम देखें तो वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हालात काफी बेहतर बन चुके हैं। लेकिन प्रोएक्टिव मेजर्स को लेकर या प्रायर लेवल पे इन सभी चीजों को मजीद बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिक्योरिटी एनालिसिस किया जाए, चाहे हम बॉर्डर लाइंस की बात करें या इंटरनल एरियाज की बात करें। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एरियाज अगर हम जम्मू कश्मीर के देखें तो काफी पीसफुल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हम जब हम बॉर्डर लाइंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कई सारी ऐसी लोकेशंस रहती हैं जहां पे जो टेररिस्ट है कोशिशें करते रहते हैं कि वो हमारे मुल्क की सरहदों को पार करने की कोशिश करे और यहाँ की एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब। बिल्कुल, और ये अलर्ट जो है, जी बिल्कुल मीर, ये जो अलर्ट है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पार में हो रही दहशतगर्दाना हरकतों को लेकर, हमलों को लेकर ही किया गया है जम्मू कश्मीर में। और इसी के मद्देनजर सिक्योरिटी, ताकि कोई सिक्योरिटी में किसी तरीके की कोई चूक ना हो, और इसको लेकर ही ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो तश्कील दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। शोपियां के नागाबल डी गांव और आसपास के गांव के लोगों ने नाला रामबी आरा से रेत और बजरी की गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि बाहरी लोग बड़े पैमाने पर माइनिंग के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मकामी लोग इन मिनरल्स तक पहुंच से महरूम हैं। गांव के लोगों ने कहा कि गैर मकामी ठेकेदारों के जरिए भारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना न सिर्फ हमारी आमदनी चुरा रहे हैं, बल्कि माहौलियात के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने अपने परेशानियों का हवाला देते हुए अफसरान से मुदाखलत की अपील की है कि अपनी आमदनी के लिए रेत और बजरी की कानकनी पर मुनहसर हैं। उन्होंने मांग की है कि गांव के लोगों को कानकनी की इजाजत दी जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो पिछले 8 साल से प्रोटेस्ट करते हैं अपने जायज़ मांगों के लिए, अपने हुकूक के लिए। और बदकिस्मती से जो ये रंबियारा तो राइट फ्राम हुरपोरा टू लासीपोरा था, ये तो एक इलाकों की एक खूबसूरती बयान करती थी और यहाँ पानी के बहुत ज़्यादा ज़खायर थे। मगर बदकिस्मती से इसको रातों रात मतलब ई टेंडर करके मतलब बड़े बड़े सरमाएदारों को दिया गया। ठीक है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर गवर्नमेंट को भी यही भी होना चाहिए कि जिसको काम दिया जाए वो अकाउंटेबल होना चाहिए। तो गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है शोपियां में। दरअसल गांव वालों का ये कहना है कि उन्हें कानकनी की ही उन्हें ही इजाजत दी जाए, क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो रेत और बजरी की कानकनी पर ही मुनहसर है। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि उन्हें कानकनी करने की इजाजत दी जाए, न कि बाहरी लोगों को। तो इसी बात को लेकर ये गांव वाले जो हैं वो मुजाहिरा कर रहे हैं। और ये खबर आप देख रहे हैं शोपियां की, जहां के लोगों ने गैर कानूनी रेत और बजरी की माइनिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया है। लोगों का ये इल्जाम है दरअसल कि बाहरी लोग बड़े पैमाने पर माइनिंग के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मकामी लोग इन मिनरल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे। गांव के लोगों ने ऐसे में कहा है कि गैर मकामी ठेकेदारों के जरिए भारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर यहां यूज किया जा रहा है और उनकी आमदनी को वो कहीं ना कहीं चुरा रहे हैं। यही नहीं, माहौलियात के लिए भी खतरा है। और ऐसे में मुजाहिरीन ने अपनी परेशानियों का हवाला दिया है और अफसरान से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है, मुदाखलत की मांग की है। वो चाहते हैं कि उनकी आमदनी के लिए रेत और बजरी की कानकनी करने की उन्हें इजाजत दी जाए, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आमदनी इसी पर निर्भर करती है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें ही कानकनी की इजाजत दी जाए, न कि बाहरी ठेकेदारों को। और ऐसे में इसी गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ ये सभी लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ ये पुरअमन तरीके से एहतजाज आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें शोपियां में हैं। शोपियां के कई गांव के लोग मिलकर एक साथ ये मुजाहिरा कर रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको कि शोपियां के नागाबल डी गांव और आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर यहां गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ शोपियां से हमारे नुमाइंदा जुनैद गुलजार मौजूद हैं। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिला शोपियां के इंतजामिया और माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ एक जो है प्रोटेस्ट किया है और इसमें ये जो है देखा गया कि उन्हें काम करने की जो है रोका जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगरचे इसमें जो है ये वो मजदूर पेश है, ये वो मजदूर तबका है जो है फावड़ा लेके या फिर हाथ से रेत या बाजरी निकालते और उसके तो मकामी लोग मशीनरी जो है देखा कि गैर लोकल जो है गैर मकामी जो है वो मशीनरी इस आड़े में चलाते हैं और मशीनरी लेने के बाद उनकी रोजी रोटी पे जो है असर पड़ गया और उन्हें जो है ये रेत या बजरी निकालने की जो है परमिशन नहीं दी जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये वो जो है मजदूर तबका है जो फावड़ा लेके या फिर हाथ से ये रेत वो बजरी निकालते हैं और इसके बाकायदा तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस चीज को इजाजत है क्योंकि हाथ या फावड़े से गैर मकामी तो गैर मकामी ठेकेदारों को क्यों इस बात की इजाजत है यहाँ की वो भारी भारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और जबकि मकामी लोगों की आमदनी इसी पर मुनहसर है? बिल्कुल, देखिए गैर लोगों को ये जब इसकी ऑक्शन हुई थी जो है पूरे रंबियाला की ऑक्शन हुई थी तो इसमें सभी के जो बिडिंग हुई थी तो उसमें नाम जो है गैर लोकल का हुआ था। तो ऐसे में ये देखा गया था उनको भी बाकायदा तौर पर परमिशन होती है, उनको जो है परमिशन होती है टाइम टू टाइम यानी उनको 10 से 3 तक या 10 से 4 तक जो है ये खनन करने की इजाजत होती है और वो भी जो है एक मशीनरी को लेके। अब ये देखा गया है कि जब ये लोग जो है ये खनन कर रहे हैं तो उन्हें जो है अब जो है परमिशन नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि ये जो मशीनरी इसमें यूज होती है तो इनको जो है ये यूज करने के बाद इन्हें जो है काफी ज्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि इन्हें भी जो है यूज करना नहीं देता। ये भी अब अगरचे ये मजदूर जो है अब जो है इन टाइम को हटके जो है ये जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो टाइम हटा के ये अपना जो है खनन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस चीज का जो है बाकायदा परमिशन नहीं दिया जा रहा। इन्हें इन मशीनरी या फिर इन्हें इन लोकल की तरफ नॉन लोकल की जानिब से रोका जाता है क्योंकि आप इसमें जो है खनन नहीं कर सकते। जी, तो किस तरीके से इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कोई जवाब या उनकी तरफ से कोई रद्द अमल आया हो? बिल्कुल, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक इसमें जो है कोई भी जो है नोटिस या फिर कोई भी जो है ऑर्डर सामने नहीं आया कि हालांकि उन्होंने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर माइनिंग डिपार्टमेंट इस चीज को इजाजत देती है कि अगर किसी को जो है हाथ से या फिर फावड़े से लेकर खनन करनी है तो वो इसमें बाकायदा कर सकता है क्योंकि इसमें माहौलियात पे कोई असर नहीं पड़ सकता, एनवायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ सकता क्योंकि ये जो है कितना है कुछ हाथ से निकाल सकते हैं। अगर मशीनरी इसमें वो भी हैवी मशीनरी इसमें लगती है तो माहौलियात पे असर होता है। तो इन्हें पहले से परमिशन दिया जाता है लेकिन अब जो है इनको रोका जाता है कि मशीनरी के जरिए ये जो नॉन लोकल इसमें इस्तेमाल किए गए उनके जरिए इन्हें जो है रोक दिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इंतजामिया इस पे जो है कब ऑर्डर निकाली। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुनैद। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ इस खबर पर पूरा अपडेट देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। गुलमर्ग सब डिवीजन के दानवास रिंगावली गांव में 5 साल पहले एक मिडिल स्कूल की इमारत ढह गई थी लेकिन आज तक इंतजामिया के जरिए नई बिल्डिंग की तामीर नहीं कराई गई। दानावास गांव के बच्चों को अकेले गांव में
दूसरे स्कूल जाना पड़ता है जहां 3 कमरों का एक मिडिल स्कूल है और वो सड़कों पर पढ़ने के लिए मजबूर है। खास तौर पर बरसात के दिनों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना यहां करना पड़ता है। दानावास गांव के लोगों ने बताया कि पिछले 5 साल से वो इंतजामिया से इस बात की अपील कर रहे हैं कि उनके स्कूल की इमारत की तामीर कराई जाए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। गांव के लोगों और बच्चों ने अब ऐसे में गुलमर्ग विधायक और इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आए हैं गुलमर्ग सब डिवीजन के एक ऐसे गांव में जिसे हम रिंगा वाली धनवास कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, तो जिसकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिडिल स्कूल धनवास, तो देख सकते हैं आप पिछले 5 साल से ये स्कूल ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। यहाँ पर इसमें कोई भी यहाँ पर ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई है इसको ठीक करने के लिए। हालांकि जो यहाँ के धनवास के जो बच्चे हैं वो इस वक्त दूसरी जगह जाते हैं 1.5 किलोमीटर दूर, उनको बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर पढ़ने के जाना। और वहाँ पर भी जो स्कूल है 2 स्कूल 3 कमरों में पढ़ रहे हैं और 16 क्लासेस वहाँ पर है और एक कमरे में वहाँ पर 3-3 क्लासेस लगते हैं, जिससे काफ़ी डिस्टर्ब होता है वहाँ पर। और आज तक इस स्कूल की मरम्मत नहीं हुई है, आज तक स्कूल ठीक नहीं किया गया। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पर दूसरी जगह स्कूल वो बहुत दूर है और वहाँ पर भी 16 क्लासेस 3 कमरे में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवालिया निशान है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर सवालिया निशान है कि आज 5 साल हो गए और इस जो ये स्कूल है इसको आज तक ठीक नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, कब से ये स्कूल ऐसे ही पड़ा है? सर, इस स्कूल को हो गए तकरीबन 5 साल ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पहले से यही स्कूल चल रहा था, मिडिल स्कूल धनवास। तो इसके बाद बदरकोट से एक स्कूल बन रहा है हमारे गांव में, 1 किलोमीटर से दूर है। दोनों स्कूल एक स्कूल की बिल्डिंग में 3 कमरों में शिफ्ट किया गया, जहाँ के बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, टीचर भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये हालात है हमारे मोबाइल स्कूल धनवास की। तो आज तक यहाँ पर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम जनाब सब यहाँ पहुँचे, हर बंदा यहाँ पहुँचा, इलेक्शन के दौरान में भी हर MLA भी पहुँचा, तमाम सब जितने बैत हो सब पहुँचे यहाँ। सब ने बोला हम देंगे, मगर 5 साल से आज तक ही स्कूल की तरफ किसी ने देखा भी नहीं। इसकी हालात खुद भी देख सकते हो कि कौन से हालात है इस स्कूल की। तो कोई आप गए किसी? हम तो हाई एजुकेशन के पास भी गए, हर जगह पहुंचे हम, हर जगह हमने इससे पहले भी 2-3 बार मीडिया में भी दिया कि हमारे स्कूल के हालात देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, कौन से नाइंसाफी हमारे बच्चों के साथ हो रही है। एक स्कूल के 3 कमरों में उसमें टीचर रहेंगे कि 16 क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, 16 क्लास उन 3 कमरों में चल रहे हैं। उधर भी कोई इंतजाम नहीं, बाथरूम का नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस स्कूल की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि हम इनके बच्चे भी यहाँ पर इस स्कूल में आसानी से तालीम हासिल कर सके। गौहर मलिक, केसर TV, गुलमर्ग, कश्मीर। बढ़ते आगे, अगर नॉर्थ कश्मीर के सब डिवीजन हंदवाड़ा की बात की जाए तो चिनार पार्क एक तारीखी और मशहूर पार्क है, मगर ये बुनियादी सहूलियात से महरूम होता जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पार्क में आने वाले सयाहों और मकामी अफराद के लिए बनाए गए वॉशरूम्स खराब हो चुके हैं और जो फव्वारे यहाँ लगाए गए थे वो गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मकामी लोगों ने ऐसे में जिला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि इस तारीखी पार्क को बहाल किया जा सके और आवाम को बेहतर सहूलत फराहम की जा सके। चिनार पार्क एक हिस्टोरिकल पार्क है। अगर अब देखें पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ये हंदवाड़ा की नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट की जीनत है। यहाँ पे बड़े बड़े जलसे हो गए, जब खुद ही आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने भी एक जलसा किया। तो आप देखिए इसकी एक अहमियत है पॉलिटिकली भी और सोशली भी। लोग दूर दूर से जब आते हैं मार्केट्स में तो थोड़ा सा टाइम जब उनको स्पेयर मिलता है या किसी का वेट करना पड़ता है तो रुकने के लिए सिर्फ एक ही जगह है हंदवाड़ा में, वो है हमारी चिनार पार्क। और चिनार आप देखिए हमारा मतलब स्टेट ट्री भी है और इसकी भी बहुत ज्यादा इफादियत है। कि जैसे कि आपको पता है कि जिस पार्क में अभी हम खड़ा है कि उस पार्क की ना एक अपनी हिस्ट्री रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। उसके बावजूद उस पार्क को नेगलेक्ट किया गया है कि जो पार्क आज से 10 साल 15 साल पहले जिस हालत में थी उसी हालत में अभी भी है। कि बीच में अगर हमने देखा था कि थोड़ा कम उस पर किया गया था, जैसे कि साइड में टाइल पाथ, फाउंटेन और कुछ वॉशरूम भी बनाए गए थे, लेकिन वो भी खस्ता हाल में पड़े हुए हैं, जिससे साफ ये दर्शाता है कि जो पार्क जो है गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से नेगलेक्ट किया है। क्योंकि और अगर मैं आपको बता दूं कि यही एक जगह है पूरे टाउन में कि जो क्लोज टाउन है, कि यही एक जगह है कि जो फ्री है, जिसको डेवलप किया जा सकता है, जो लोगों को काम आ सकते हैं।
बढ़ते आगे, करते हैं अगली खबर का रुख। कटरा पुलिस के जरिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह एएसपी ट्रा बिपिन चंद्रा के जरिए किया गया और इस टूर्नामेंट के दौरान 20 ओवर्स का मैच करवाया गया। वहीं इस टूर्नामेंट में कटरा के कई नौजवानों ने हिस्सा लिया। यहाँ पे जो कटरा पे हम अभी लीग करवा रहे हैं सिविक एक्शन कार्यक्रम, इसमें 8 टीम्स प्ले करेंगी और अल्टीमेटली जो टीम जीतेंगी उनको अच्छे इनाम से नवाजा भी जाएगा। यहाँ से बच्चों को किट्स दी गई हैं खेलने की। ये खाली ऐसा नहीं कि सिविक एक्शन कार्यक्रम में खाली क्रिकेट का ही कार्यक्रम कराया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस वक्तन हर तरफ, जैसे आप देखेंगे छूना है कार्यक्रम, छूना है आसमान हमारा बहुत फेमस कार्यक्रम है। वहाँ के बच्चे जीतकर नेशनल स्टेजेस पर भी गए हैं। सिमिलरली अब क्रिकेट के तौर पे जहाँ हम बात करेंगे, यहाँ के जो बच्चे अच्छे प्ले करते हैं, कटरा में हमारा एक कटरा प्रीमियर लीग होता है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा इनिशिएटिव यही है कि हम यूथ को इन्वॉल्व रखें अपनी सेहत को मेंटेन करने की तरफ और वो अच्छे सिटीजन बन के उभरें। कटरा में जो मैचेस करवाए जा रहे हैं, क्रिकेट के साथ साथ खो खो और बैडमिंटन की जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी सिविक एक्शन में करवाई जाएंगी। और आज जो पहला मैच जो शुरू हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कटरा स्टेडियम की बात की जाए तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का हम धन्यवाद करते हैं चीज़ को लेकर कि उन्होंने एक टर्फ विकेट हमारे कहने पर बना दिया। और कटरा प्रीमियर लीग के 4 सेशन यहाँ पर हो चुके हैं और 5वें सेशन को लेकर बड़ा इंतजार है। हर माह जो था, हर साल फरवरी महीने में वो मैच करवाए जाते थे, मगर इस बार जो मैचेस है वो सितंबर एंडिंग और अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में करवाए जाएंगे। और 7 लाख रुपया जीतने वाली टीम को दिया जाएगा और 3 लाख रुपया वो हारने वाली टीम को दिया जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत युवा यहाँ पे बहुत सारा टैलेंटेड है, बट जगह नहीं मिलती उनको खेलने के लिए, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। केपीएल हमारे यहाँ होता है इतना बड़ा टूर्नामेंट, उसी की तर्ज पे टूर्नामेंट हो रहा है। और बहुत सबसे बड़ी बात है, नशाखोरी और अलग अलग चीज़ों में जो युवा जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म यहाँ की पुलिस प्रशासन प्रोवाइड कर रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।